नमस्कार दोस्तों, चलिए हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो एग्जामिनेशन हुई थी डीएमडब्ल्यू में 35% एलडीसी कोटा के लिए हुआ था और 8/6/2021 को हुआ था। तो स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन पे है और इंस्ट्रक्शन जो है, और इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 60 को सॉल्व किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपने सवाल पे जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँचते हैं। क्वेश्चन और आंसर शुरू करने से पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसका जिक्र चैनल पे क्वेश्चन नंबर 47 का जिक्र किया है रामफल जी नाम लेने में अगर गलती हुई तो सॉरी। उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 47 का जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन कैन नॉट बी कम्यूटेड, ऑप्शनल डी इज राइट आंसर। तो ये बात सही है और मुझसे भी यहाँ पे गलती हुई है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड इज परसेंटेज। तो उसका कोई जिक्र नहीं है और जो मैक्सिमम है वो 40% है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि जो सर्कुलर है मास्टर सर्कुलर 61 उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो ये सॉल्व करते हुए हमसे गलती हुई, इसके लिए सॉरी। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से आगे की क्वेश्चनों को देखते हैं। आप लोग इसी तरह सजग बने रहें, अगर कहीं कोई गलतियां होती हैं तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह के हमारे श्रोता हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, अंडर एनपीएस विच टीयर इज ऑप्शनल। एनपीएस के तहत वैकल्पिक टीयर है। ऑप्शन ए टीयर 1 या टायर 1 जो आप पढ़ सकते हैं, बी टीयर 2 और सी बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 और डी नन ऑफ द अबव। प्रथम टीयर, द्वितीय टीयर, दोनों टीयर 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी टीयर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टीयर 1 बाय द एम्प्लॉयर इज। नियोक्ता द्वारा टीयर 1 के लिए आय योगदान है, प्रतिशत है। तो ये एक्चुअली अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो 14% बेसिक का देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, फॉर हाउ मेनी मैक्सिमम डेज टीए इज एडमिसेबल इन वन टाइम। एक समय में अधिकतम कितने दिन की यात्रा का भत्ता दे है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 180 डेज से नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट शुड बी मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेड टेस्ट। ए 3 months, बी 6 months, सी 8 months, डी 12 months। दो ट्रेड टेस्ट परीक्षाओं के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए। ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 8 महीने और डी 12 महीने। जो सही आंसर है वो है बी 6 महीने।
Question number 65. A pensioner is attaining the age of 91 years. He will get the additional pension at the rate of basic pension. एक रेलवे पेंशनर की आयु 91 वर्ष है, उसकी अतिरिक्त पेंशन कितने प्रतिशत होगी? तो मेरे हिसाब से ये 40% होगा। ठीक है, जब कोई रेलवे पेंशनर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो उसे 20% मिलता है। 80 से 85 के लिए 20%, 85 से 90 के लिए 30% और 90 से 95 के लिए जो है वो 40% मिलता है, और 95 से 100 के लिए 50% और 100 मतलब 100 या उससे ऊपर के लिए जो है वो 100% पेंशन उनको अधिक क्वांटम मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय? निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते में से कौन सा या कौन सी एक कटौती अनुज्ञेय नहीं है? तो प्रोविडेंट फंड की कटौती जो है ना, भविष्य निधि की कटौती, ये अनुज्ञेय नहीं है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल नॉट बी एडमिसेबल टू द एम्प्लॉय हु इज ऑन लीव। तो कोई भी कर्मचारी जो पूरे महीने लीव पे रहता है उसको नहीं मिलेगा। निम्न में से किस अवधि की छुट्टी के दौरान कर्मचारी को परिवहन भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा? अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 2020 से लेके 30 अप्रैल 2020 तक, यानी कि महीने के 15 दिन तो उसने ड्यूटी की है, तो इस हिसाब से उसको मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल से लेके 28 मई तक, तो यानी कि अप्रैल और मई में भी उसने एक दो दिन की ड्यूटी की है, यानी कि अप्रैल में 1 और 2 तारीख को उसने ड्यूटी की होगी और मई में 29 और 30 मई को उसने ड्यूटी की होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, यानी कि पूरे महीने के लिए उसने गायब कर दिया है, तो इस दौरान उसको एडमिसेबल नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये रूल है। चलिए, एपीओ राधेश्याम जी का वीडियो लास्ट ईयर वायरल हुआ था, जो अहमदाबाद डिवीज़न में है। उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है, आप देखें, अगर संभव हुआ तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई कार्ड में दे दूंगा। लेकिन अगर आप वाई राधेश्याम के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल में, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लिए एक अच्छा वीडियो बनाया था, जो आपके काम के हिसाब से भी हो और नॉलेज एनहांस करने के हिसाब से है। और हमारा प्रयास नॉलेज एनहांस करने का ही है, हम और आप मिल के साथ में नॉलेज को बढ़ाएंगे। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए। अगर कहीं मुझसे कहीं गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। फर्स्ट entitlement of family pension after the death or remarriage of widow or a widower। विधवा या विधुर की मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की स्थिति में सर्वप्रथम परिवार पेंशन का हकदार कौन होगा? ए डिसेबल चाइल्ड फॉर लाइफ टाइम, ऐसा होना चाहिए। असक्षम असक्षम बच्चों को आजीवन। बी विडो डॉटर, विधवा पुत्री। सी डाइवोर्स डॉटर, तलाकशुदा पुत्री। और डी अनमेरिड चाइल्ड बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तो 25 साल से के नीचे का अविवाहित बच्चे का नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। सोर्स ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड from railway revenue is dash on per capita basis based on the sanction strength of a non-gazetted railway servants।
रेलवे राजस्व से कर्मचारी हित निधि स्रोत डैश प्रति व्यक्ति के आधार पर अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत शक्ति सेक्शन स्ट्रेंथ के अनुसार होते हैं। तो पहले 500 रुपये था, आज की डेट के हिसाब से अगर देखें तो ये 800 रुपये है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। Child care leave for taking care of disabled child can be sanctioned up to the age of dash years of child। असक्षम बच्चों की देखभाल के लिए डैश की आयु सीमा तक के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है। तो इसके लिए ये एक नया सर्कुलर निकाला गया और आयु कोई भी आयु की सीमा है उसको बंधनों को तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे एज बार होगा, यानी कि आयु की कोई सीमा नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। ज्वाइनिंग टाइम अलाउड ऑन म्यूचुअल इंटर रेलवे ट्रांसफर डैश। इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर में शामिल होने के लिए ज्वाइनिंग टाइम समय है। तो जो प्रशासन की तरफ से आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है जब, तो उसके अलावा आपको किसी तरह की छुट्टी नहीं दी जाती है। तो जो ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इसमें भी आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर 1000 से कम किलोमीटर हैं तो 10 दिन मिलेंगे, 1000 से अधिक और 2000 से कम है तो 12 दिन मिलेंगे, और 2000 से ज़्यादा है तो 15 दिन मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो बाय एरोप्लेन जाते हैं तो 12 दिन मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे पहुँचते हैं। 72 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज इनेक्टेड ऑन। सूचना का अधिकार अधिनियम डैश को अधिनियमित किया गया है। मैं जब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैं अक्सर ये बताता था आपको, और ये क्वेश्चन उसी तरह के पैटर्न पर आगे बढ़ाया है। तो मैं आपसे जब भी कुछ डिस्कस करूँ तो उस पर पॉइंट नोट करने जैसा होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 1 जनवरी 2005, बी 15 जनवरी 2005, C 15 January 2005 and D is 22nd June 2005। तो जो C ऑप्शन है 15 जून 2005 ये सही आंसर होगा, क्योंकि इसके 120 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, लेकिन इनेक्ट उसी दिन हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन C 15 जून 2005 सही होगा। ठीक है, इसके पहले की जितने भी वीडियो उसमें अब सब में मैंने बताया है कि कब ये संसद द्वारा पारित किए गए, अधिनियमित किए गए, और ये तो आप पुराने वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। एडिशनल पोस्ट अलाउंस विल बी एडमिसेबल ओनली इफ द ड्यूरेशन ऑफ एडिशनल चार्ज एक्सीड। अतिरिक्त पद भत्ता केवल तभी स्वीकार्य होगा जब अतिरिक्त प्रभार की अवधि डैश से अधिक होगी। ए 1 मंथ, बी 45 डेज, सी 3 मंथ 3 महीने, और डी 6 मंथ 6 महीने। तो 45 दिन से अधिक होने पे ये लागू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। इन विच कंडक्ट रूल देयर इज प्रोविजन ऑफ सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। किस आश्रम नियम में सरकारी आवास को आगे किराए पर देना सबलेटिंग निषेध है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए 13, बी 14, सी 15A और डी 19C। जो 13 है वो है डाउरी और गिफ्ट्स है। ठीक है, 14 जो है वो है रेल कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन से, और 15 जो है ना
वो निजी व्यापार और नौकरी से है, और 15A जो है वो सरकारी आवास को किराए पे देना या नहीं खाली करना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो 15 नंबर है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम यहाँ पे उनको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, लीव ऑन एवरेज पे कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल शैल बी लिमिटेड टू डैश मंथ। एक बार में अर्ध औसत वेतन अवकाश का लाभ तक सीमित है। ए 6 महीने 6 मंथ, बी 12 मंथ 12 महीने, सी 18 मंथ 18 महीने, और डी 24 मंथ 24 महीने। तो ये 24 महीने तक ये किया गया है। ठीक है, 24 महीने तक हमको छुट्टी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, रेलवे सर्वेंट हु रिजाइन और क्विट सर्विस shall be entitled to cash equivalent to maximum of days। ये रेलवे कर्मचारी जो रेल सेवा से त्याग पत्र देता है वह अधिकतम डैश की छुट्टी के बराबर नगद भुगतान का हकदार है। या तो वो 50% होगा या 150 डेज जो है वो अधिकतम होगा। ठीक है, इसमें ये रूल है। तो जो ऑप्शन ए है ना 150 डेज, यही सही आंसर है। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड इन। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय में स्थित है। ए हुबली, बी इलाहाबाद या प्रयागराज, बी जबलपुर, सी जयपुर। तो हुबली जो है वो SWR का है। ठीक है, NCR का जो है वो प्रयागराज है। ठीक है, जबलपुर जो है वो WCR का है, और जयपुर जो है NWR का है। तो आई होप, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ए ग्रुप C पोस्ट filled by non-selection process should be equal to the number of existing vacancies plus those anticipated during the next month। कितने मंथ के लिए? तो ये 12 मंथ के लिए होता है। चलिए हिंदी में देखते हैं। गैर चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाने वाली ग्रुप ग के पदों की रिक्तियों की गणना मौजूदा रिक्तियां तथा अगले डैश में अपेक्षित रिक्तियों के बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 4 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि 4 मंथ 6 मंथ 1 ईयर एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो 1 ईयर है, यानी कि 1 वर्ष है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट पेड इन डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी? ओके, DCRG। एक्चुअली यहाँ पे हमने गलत लिखा हुआ है, DCRG। ओके, तो वो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 20 लाख रुपए होते हैं, इसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द फुल फॉर्म मीनिंग ऑफ CGEGIS? तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो ऑप्शन ए पे ही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन इज द राइट है। 81, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP? SLP होता है लीव स्पेशल लीव पिटीशन, जो ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिमम पनिशमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज
Yes, maximum punishment amounting of to rupees dash may be levied for not supplying information or for false information. जानकारी की आपूर्ति नहीं करने या गलत जानकारी के लिए सजा की राशि लगाया जा सकता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन आरटीआई से रिलेटेड है और आरटीआई में अधिकतम जो राशि है वो 25,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। शुरू में ये मुझे भी लगा कि पनिशमेंट क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, विच शेड्यूल इंडिकेट्स द लिस्ट ऑफ occupational disease as per the Workmen's Compensation Act 1923। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार व्यावसायिक रोगों की सूची कौन सा शेड्यूल इंगित करता है? तो जो सही शेड्यूल है वो है सी, यानी कि शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 3 सही आंसर है। Question number 84, in which of the following penalties promotion will be stopped? निम्नलिखित में से किस दंड के दौरान पदोन्नति पर रोक लगती है? तो ऑप्शन को देखते हैं। सेंसर यानी कि परिनिंदा, बी रिकवरी ऑफ पेनिक्विटी, वित्तीय नुकसान की भरपाई, सी स्टॉप ऑफ पास और पीटीओ, एंड डी इज नॉन ऑफ दिस। तो ये है परिनिंदा यानी कि निंदा, तो इसमें चयन में बुलाया जा सकता है और पदोन्नति दी जा सकती है। बी है वित्तीय नुकसान की भरपाई, तो जो आर्थिक नुकसान होती है उसकी वसूली जब कर दी जाती है तो उसको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है, चयन के लिए बुलाया जा सकता है और पदोन्नति भी दी जा सकती है। पास पीटीओ के मामले में भी यही है कि उसको चयन के लिए बुलाया जाएगा और पदोन्नति के लिए बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे जो ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं ये सही रहेगा। इसमें जो नहीं बुलाया जाएगा उसमें 2 कंडीशन होंगे। पदोन्नति पर रोक यानी कि स्टॉपेज ऑफ जो प्रमोशन है, तो अगर वो है तो आपको चयन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो फिर पदोन्नति आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा है निचले टाइम स्केल में पदोन्नति यानी कि डिमोशन करना, अगर उसमें भी कर दिया गया है तो आपको जो सिलेक्शन है उस प्रोसेस में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपको बुलाया ही नहीं जाएगा। और पदोन्नति तब तक नहीं दी जाएगी जो दंड की अवधि जो होती है ना, यानी कि जो पेनल्टीज का ड्यूरेशन होता है उस दौरान आपको पदोन्नति नहीं दी जाएगी। 2-4 और कंडीशन है, जैसे निचले वेतन पदक्रम पे पदोन्नति करने पे तो दंड के दौरान उनको भी पदोन्नति नहीं दी जाती है। वेतन वृद्धि अगर रोका गया है तो चयन के लिए तो बुलाया जाएगा लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो ये 3-4 कंडीशन है जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए। और बाहरी ब्रदर्स वाले में आपको उस बुक के अंदर ये टेबल के रूप में मिल जाएगा, तो आप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई एग्जामों में आ सकते हैं। खासकर मेरा एडवाइस एपीयू और जो दूसरे ऊपर के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप बी के, खासकर उनके लिए ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ लेना उचित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी एलेक्चर आर देयर इन परफॉर्मा ऑफ SF5? SF5 के परफॉर्मा में कितने अनुच्छेद होते हैं या संलग्न होते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये जो एलेक्चर होते हैं ये 4 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये जो 4 परफॉर्मा या जो संलग्नक जिसको बोलते हैं, अटैचमेंट जो जिसको बोलते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा हो। जो फर्स्ट एनेक्चर होता है वो आरोपों की मदें होती हैं, ठीक है। 2 में कदाचार के विवरण होते हैं और 3 में गवाहों की सूची होती है और 4 में दस्तावेजों की सूची होती है। तो ये चारों एनेक्चर जब मेजर पेनल्टी दी जाती है तो उसके साथ लगाई जाती है इम्प्लीमेंट ये करने के लिए, इम्पोज करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 पे चलते हैं। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट लाइज इन। कैट के आदेश के खिलाफ अपील में निहित है।
ए सेशन कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट एंड डी प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट। तो एक्चुअली जो सही बात है वो अभी जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को ही माना जाएगा। पहले जब हम ट्रेनिंग में गए थे तो उस दौरान बताया गया था कि जो कैट है और जो हाई कोर्ट है वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन कई तरह के डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि जो अपील किया जाएगा वो हाई कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDAT? ए राजस्थान डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, बी रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, सी राष्ट्रीय डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड डी इज नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो हमारा है बी रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 फुल फॉर्म ऑफ प्रेम। प्रेम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रेम ये कॉमन है, तो मैं नहीं चाहता सॉल्व करना, लेकिन फिर भी चलो जो नए हैं या जो जिनको नहीं पता है उनके लिए करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ रिलेटिव एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, यही सही आंसर है जो ऑप्शन ए पे है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET? ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑप्शन बी पे है। इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो आई कार्ड पे देख सकते हैं या फिर इसके लिंक्स को मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 91 हाउ मेनी पर्सन्स कैन फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? कितने लोग एक एसोसिएशन बना सकते हैं और ट्रेड यूनियन पंजीकृत करवा सकते हैं? ए 6 या इससे अधिक 6 और मोर, बी 7 या इससे अधिक 7 और मोर, सी 9 या इससे अधिक 9 और मोर एंड डी 10 या 10 या इससे अधिक 10 और मोर। तो जो सही ऑप्शन है 7 से अधिक हैं कर्मचारी तो वो अपना एक यूनियन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 minimum service period required under an authority to fill up APR in favor of a staff concerned is। संबंधित कर्मचारी के पक्ष में APR को भरने के लिए एक प्राधिकारी के तहत आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि है 3 महीने। तो ये सही आंसर है बी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट ही आपको उसके आंसर पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ compensation under Workmen's Compensation Act 1923 maximum monthly wages shall be deemed to be। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति की गणना करने के उद्देश्य से अधिकतम मासिक वेतन ₹, लिए जाएंगे। तो जो सही आंसर है वो 15,000 रुपये है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द मैक्सिमम अलाउएबल अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस, घर निर्माण की अधिकतम स्वीकार्य राशि है 34 महीने के मूल वेतन के बराबर, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑन स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट इज मेड इन, स्पोर्ट कोटा में भर्ती में की जाती है तो ग्रुप सी और डी में किया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ग्रुप बी में किया जाता है। ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर किए जाते हैं। और एक और बात है कि जो कंपैशनेट सीजीए अपॉइंटमेंट होती हैं उसमें भी ग्रुप सी और डी में ही उनकी नौकरी मिलती है। भले ही कोई ऑफिसर भी एक्सपायर कर जाए तो उनके बच्चों को ग्रुप सी में पहले नौकरी मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, पितृत्व अवकाश तक स्वीकृत किया जा सकता है। पैटर्नली लीव कैन बी सैंक्शन अप टू, तो वो 15 डेज ही है, इससे ज़्यादा तो कोई स्वीकार कर नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मेनी CL आर एडमिसिबल टू दिव्यांग ऑफिस एम्प्लॉय इन ए ईयर। तो उनको 4 एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, और अपने को 8 मिलते हैं। उस हिसाब से 8 4 12 यानी कि 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, हाफ डेज LP कैन बी ग्रांटेड टू, आधे दिन का औसत वेतन डैश अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये वर्कशॉप के जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको 6 दिन यानी कि 6 हाफ LP उनको मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है, वर्कशॉप या उत्पादन इकाई के कारीगर कर्मचारी, यही सही आंसर होगा। आर्टिजन स्टाफ ऑफ वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट उन्हीं को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं पहले। इन विच केस स्पेशल पास इज नॉट अलाउड, किस केस में विशेष पास की अनुमति नहीं है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ए, बी टेरिटोरियल आर्मी, सी यूनियन मीटिंग, और इनमें से कोई नहीं, डी है, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर जो है ये ऊपर में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आप जाते हैं तो भी आपको स्पेशल पास मिलता है। टेरिटोरियल आर्मी में आप उनकी ट्रेनिंग है, उनके जो भी इस वर्कशॉप होते हैं उसमें जाते हैं तो मिलता है। यूनियन मीटिंग्स के लिए भी आप जाते हैं तो स्पेशल पास मिलता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से 101 से लेके 110 तक हम राजभाषा के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है। तो वो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। सही है। राजभाषा नियम कब संशोधित हुए थे। राजभाषा नियम जो संशोधित हुआ था राजभाषा नियम जो पारित हुआ था वो 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था, और जो संशोधन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1987 को हुआ था। इस हिसाब से हमारा आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा पर बनी संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है उसके हिसाब से ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कश्मीरी, नेपाली, सिंधी ये सभी शामिल हैं, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 108 में है राजभाषा नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हिमाचल प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जिस मंत्रालय का है वो उसके मंत्री होते हैं। तो उस हिसाब से रेल हिंदी सलाहकार समिति है तो रेल मंत्री यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ये प्रधानमंत्री होते हैं। ये बहुत बार बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किया और जाना, अपने नॉलेज को एनहांस किया।
आई होप कि आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान इस वीडियो के अंत तक बने रहने के कारण आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि मैं इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो भी कमेंट कर रहे हैं सभी को रिप्लाई करना मुश्किल है, पर जैसे ही मुझे कुछ भी समय मिलता है तो मैं उनको देख कर रिप्लाई करता हूँ। और व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको अभी समय देना मुश्किल है क्योंकि वॉलंटियर के रूप में कोवैक्सीन के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो समय निकालना बहुत मुश्किल काम हो गया। फिर भी मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूँगा, तो धन्यवाद आपका। और आगे की तैयारी की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो आगरा वाला है वीडियो वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपलोड की प्रक्रिया के दौरान यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।